हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिसर एकेडमी पे। जैसा कि हम बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 देख रहे हैं, तो उसी में हम चलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज हम छठा पॉइंट देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में। कल का जो हम क्लास देखे थे वो हम कृषि वाला देखे थे और उद्यमिता देखे थे और श्रम योजन और प्रवास का देखे थे। आज हम देखेंगे भौतिक अधिसंरचना। अधोसंरचना यही कि जो निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल क्षेत्र, ये सब कितना सड़क वड़क जो भी हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं सीधा, हम समय को नहीं गवाते हुए कि टाइम बहुत कीमती होते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चलिए टॉपिक लिखते हैं 6 नंबर का। भौतिक अधिसंरचना। देखिए, भौतिक अधिसंरचना में बिहार में क्या क्या काम हुआ था देखते हैं। देखिए, निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से 37% हिस्सा है। यानी कि अगर देखा जाए तो 100% जो हमारे बिहार की जो कमाई, क्षेत्र, पैसा, इनकम सोर्स जो भी होते हैं उस विषय की ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का, तो उसका भी हम बात करेंगे। लेकिन उस 100% में से 37% किसका है? भौतिक अधिसंरचना का। इसी में सब कुछ आ गया, निर्माण आ गया, परिवहन आ गया, संचार आ गया, व्यापार। निर्माण मतलब जो भी चीज़ बनता है, परिवहन मतलब ये जो रोड रोड जितने बनते हैं उसके आ गया, ट्रेवलिंग जितना भी है, सरकारी बस सब इसमें आ जाएगा, संचार, टेलीफोनिक उनिक जितना है सब आ जाएगा, व्यापार जो हम करते हैं, होटल क्षेत्र, सब मिला के अर्थव्यवस्था में। अगर बिहार की अर्थव्यवस्था मानिए 100 रुपये का है तो उसमें जो 37 रुपये किसका है? इसका है, भौतिक अधिसंरचना का। लेकिन क्योंकि 2022-23 में 2% की वृद्धि, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका 27% ही हिस्सा है। देखिए, दोनों तुलना कर दिए। अगर हम भारत की 100 रुपये की अर्थव्यवस्था देखते हैं, उसमें 27 रुपये का अर्थव्यवस्था ये है, इस पे भौतिक अधिसंरचना पे। बिहार में 100 रुपये की अर्थव्यवस्था में 37 रुपये का अर्थव्यवस्था जैसे इसका भौतिक अधिसंरचना का। तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है सड़क, जो है सो घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। सड़क घनत्व समझते हैं ना, यानी कि ज़्यादा मात्रा में, जैसे पर किलोमीटर में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितना सड़क है, इधर की सब जाने के लिए घनत्व उसको दिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा
है। ये अच्छी बात है। देखिए, अगर सड़क अच्छे रहेंगे तभी तो हमारे यहाँ आगमन और जैसे जाने का और आने का साधन बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम बात करते हैं, पहले क्या था कि अब कोई भी इंडस्ट्री, जो कोई भी मालिक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तभी आएगा ना बिहार में जब उन्हें आने जाने का सुविधा मिल जाए। जैसे मान लीजिए हमको कोई मटेरियल, एक कंपनी में बहुत सारे मटेरियल लगती है, रॉ मटेरियल, तो सभी रॉ मटेरियल या तो बिहार में प्राप्त हो जाए या फिर रोड अच्छा मिल जाए। अगर रोड अच्छा मिल जाए तो बाहर वाले राज्य से हम ले लेंगे जो बगल के राज्य से हैं। लेकिन रोड ही अच्छा नहीं होगा तो फिर हमको क्या होगा, इंडस्ट्री नहीं बैठेगा। इसीलिए जो राज्य सरकार है वो क्या, किस पे बात कर रहे हैं, सड़क पर। सड़क जितना अच्छा बनेंगे उतना अच्छा विकास होगा, समझे। तो इसीलिए सड़क के मामले में, घनत्व के मामले, सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरा स्थान पर है। 2022 2022 से 2022 में मोटर वाहनों के निबंधन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। यानी कि हमारे बिहार में अब जितने भी गाड़ी है, मोटर वाहन है, व्हीकल है, उस सब रजिस्ट्रेशन होते हैं अच्छे से। तो मालिक हैं, जब गाड़ी ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा, यानी कि इनकम बढ़ता है, तभी तो गाड़ी को लेता है, संसाधन लेता है। तो ये हमारा भौतिक संरचना हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है ग्रामीण संरचना। कुछ अंडरलाइन हम कर देते हैं, किसमें, ऊपर में 37%, ये 27% का हिस्सा है, ये तीसरा स्थान है और ये भी तीसरा स्थान है। चलिए इससे करेंगे अंडरलाइन। अब 7 नंबर पर अब क्या देखेंगे, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास। अब ग्रामीण विकास में हम देखेंगे कि बिहार में ग्रामीण विकास का क्या क्या रहा है। तो 2022-23 में पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, 2022-23 में 38 जिलों में 167 लाख जॉब कार्ड बना है। जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वो जॉब कार्ड जो सरकार द्वारा बनते हैं, जॉब कार्ड ज़्यादातर मनरेगा में लोग काम करते हैं जॉब कार्ड से ही। नेक्स्ट 2022-23 में गृह स्थल योजना, गृह स्तर योजना के तहत 95,075 परिवारों के बीच 4,753.75 एकड़ जमीन
वितरित की गई है। ये वितरित करने में जो कुल आवंटन लगा है, कुल पैसा, कुल बजट आवंटन 7,355 करोड़ रुपया। देखिए, ऐसे हमारा सरकार का उद्देश्य है जिनको घर नहीं है, घर नहीं है यानी कि जैसे बिहार के ही लोग हैं, बिहार के निवासी है, उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं है, ऐसा नौबत आ गया है। तो सरकार द्वारा जमीन आवंटन किया जाता है उनको, जो है सो किस कौन सी योजना की तरह, गृह स्थल योजना, घर के लिए। ऐसे शायद 1 कट्ठा ज़मीन देने का है, लेकिन बाकी आप देख लीजिएगा साइड पे कितना दिया जाता है। इसके तहत आपको घर मिलने के लिए ज़मीन दिया जाएगा, उसमें घर बनाइए। ये ग्रामीण विकास के लिए। फिर देखते हैं अब ग्रामीण में क्या है कि आप देखते होंगे कि हर वार्ड में अब क्या लगता है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगता है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे सॉरी, मुख्यमंत्री जी के जो है योजना था, मुख्यमंत्री साहब जैसे अपने योजना में बताए थे कि आने वाले टाइम तक जो है सो हम हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट देंगे। स्ट्रीट लाइट मतलब क्या, रोड के किनारे जो लाइट पड़ता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए लिख देखते हैं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 38 जिलों के 2301 पंचायतों। एक सेकेंड, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि बिहार के 38 जिला में 2301 पंचायत है, नहीं जी। ये 38 जिलों को में सब जिले में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, और जिस जिला में चल रहा है उस वार्ड के लिया गया है, क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण है, यानी कि जो विकास हो गया उसके बारे में ही बात करते हैं। बजट पढ़ेंगे जो आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य के लिए बजट आता है, वो इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि बजट आने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। हम जो पैसा बजट में आवंटन करते हैं, क्या वो पैसा सही जगह खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, कितना हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसी को आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण है। तो कितना पंचायत है, 2301 पंचायतों के 9,075 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट कितना लगा, 84,874 लगाए गए हैं। यानी कि बिहार के 38 जिला में भी काम स्टार्ट हो गया, लगभग सभी जिला में काम हो रहा है। और कुल मिला के 2301 पंचायत में जो है सो कितना वार्ड है, 9,075 वार्डों में 84,874 स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया है। समझे, 84,874 स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया है। अगर देखा जाए तो एवरेज जो है सो आ रहा है 8-9 आएगा करीब, एक उसमें क्या बोलते हैं, एक वार्ड में। बाकी कभी कभी ज़्यादा भी लगाया गया होगा, कभी कम में लगाया गया होगा, वो तो डिपेंड करता है मुखिया जी पे, ग्रामीण मुखिया कितना लगाते हैं। चलिए, ग्रामीण विकास हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नगर विकास, क्योंकि स्वाभाविक है ग्रामीण विकास आएगा तो नगर विकास भी आएगा। नगर विकास, अगर सही में बिहार के आर्थिक के बारे में जानते हैं तो एक बार आर्थिक सर्वेक्षण साले साल आता है, उसको आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि बिहार वाली सरकार, जो बिहार में सरकार है, कितना काम किए हैं, किसके लिए कितना काम किए। देखिए, इसके तहत हम देखते हैं सबसे पहले कि कितने परिवार के जो है घर में, जैसे जल जल यहाँ नहीं लिखे हैं, हर घर नल का जल भी गया है। तो ये सब तो आपके पास होगा तो आप लोग जानते ही होंगे, गांव से होंगे तो बिहार वाले। सितंबर 2023 तक
तक 18.33 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि क्या आप लोग के गांव में आ गए हैं हर घर नल का जल, बताइएगा एक बार। फिर बोलता है स्वयं सहायता समूह स्वयं सहायता समूहों की संख्या 87% बढ़ी है। स्वयं सहायता समूह काहे लिए बढ़ाया गया है? क्योंकि महिला के पास पैसा जाएगा तो महिला अपने कुछ न कुछ संसाधन खोजेंगे, कुछ न कुछ रोजगार के लिए सोचेंगे, तो कुछ न कुछ उसके, जैसे कि आप एक अच्छा सा केस स्टडी देखे होंगे, लिज्जत पापड़ का जो मालिक है, ऐसे ही 8-10 महिला लोग मिल के स्वयं सहायता समूह की तरफ पैसा इकट्ठा किए और वो पापड़ बनाने के बिजनेस स्टार्ट किए। वो बिजनेस बनाने के बाद आज पूरा हर देश में लिज्जत पापड़ के नाम से चलता है, सोचिए। तो वैसे ही महिला लोग भी क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह से सब लोग पैसा इकट्ठा करने के बाद कुछ इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं और उससे अपने कारोबार करते हैं। वैसे अधिकतर लोग कर्जे सधाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने जैसे सिलाई मशीन खरीद लिए, सिलाई का से काम कर लिए, बुआई के काम कर लिए, अलग अलग सिस्टमेटिक जो अपना तरीका से होता है अपना करते रहते हैं, कुछ न कुछ बुनाई उनाई सब जो होता है इसी से होता है। जो छोटी कुटीर उद्योग होता है अपना इससे कर सकते हैं। तो शहरों में 87% बढ़ी है। राज्य सरकार ने 1,83,295 पथ विक्रेताओं की पहचान की है। जो रोड साइड में अपना कुछ कारोबार लगाते हैं, बेचते हैं, उनके बारे में पहचान किया, मतलब रजिस्टर्ड हो गया। 3,674 बेड की कुल क्षमता वाले 101 आश्रय गृह मतलब घर का निर्माण किया गया है। यानी कि 101 आश्रम जैसे बोलते हैं, आश्रम कितने बेड के लिए? 36,74 यानी 3,674 बेड वहाँ पे है। इतने आश्रम व्यवस्था किया गया। क्योंकि अधिकतर देखिएगा कि गांव में जो है सो अभी कम देखा गया है न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन शहर में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है। अपने माता पिता को एक साइड कर दिए, बाल बच्चे अपने अलग हो गए, पति पत्नी एक साथ है, बच्चे उनके एक साथ है, तो माता पिता कहाँ जाएंगे? तो उनकी सरकार तो है ही है उनके लिए, बाकी तो अपने कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो। और ज़्यादातर वही होते हैं। देखिए आज हम कुछ बात करते हैं आप लोग से, हम एक चीज़ देखिए, जिनके माता पिता पैसे वाले हैं, ऐसा अक्सर है, हम सब के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमने समाज शास्त्र से बहुत सारे पढ़े हैं, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर ही। तो समाज शास्त्र में ऐसा हम देखे हैं कि जिनके माता पिता अमीर हैं और उनके कंपेरिजन में बच्चा अभी कमा रहा है, उनकी शादी हो चुका है, तो अभी भी वो क्या साथ है माता पिता के। लेकिन जिनके माता पिता किसान हैं, बच्चे सब अमीर अमीर बन गए हैं, अपने पैसा पे कमा रहे हैं, तो उनके परिवार क्या हुआ है, माता पिताजी को छोड़ के साइड होकर अपना अलग हो गए। अधिकतर हम कम कर रहे हैं, लेकिन सबके नहीं है, इसके लिए हम मुकर रहे हैं बात को। कोई कमेंट करिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, तो हम ऐसा हम देख रहे हैं। बाकी हम तो आप लोग से बोलेंगे कि इस धरती पे भगवान को अगर देखना है तो सही में माता पिता से बढ़ के भगवान, मानिए जो भगवान हम खोज रहे हैं ना, वो माता पिता में ही है। उनकी सेवा कीजिए, सबसे ज़्यादा उन्हीं का फल मिलेंगे आपको, क्योंकि साक्षात भगवान का दर्शन वही है। क्योंकि भगवान के पास हम क्यों जाते हैं?
देखा जाए भगवान के पास हम जाते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए, शक्ति मानसिकता रूप से बीमार होते हैं कोई भी आदमी, आज हम हैं आप हैं सब लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान हमको इनडायरेक्ट रूप से देते भी हैं, ऐसे मानते हैं ना, और जो देते हैं वो भगवान मानते हैं। तो आज हम जब अपने एज में आते हैं 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल पे आते हैं, तो क्या लगता है हमारी माता पिता जो हैं वो बच्चे का जितने नीड हैं पूरा नहीं किए होंगे, जरूरत के समान किए होंगे, जब पूरा किए तो वो भी क्या है, माता पिता ही तो कि भगवान है, भगवान के रूप है। तो चलिए ज़्यादा हम भावनात्मक रूप से नहीं बात करेंगे, आते हैं अपना टॉपिक पे। तो नगर विकास देख लिए हैं, अब देखेंगे हम इसी के आगे ई शासन। नाइन नंबर पे है ई शासन। देखिए ये अच्छा है, आज हमारे भारत में डिजिटल इंडिया की बात चल रहा है, तो हमारे बिहार में भी तो कुछ ना डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। डिजिटल इंडिया के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, फ़ोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तभी तो होगा डिजिटल इंडिया। तो देखिए बिहार में प्रति 100 व्यक्ति में 53.6 टेलीफोन उपलब्ध है। सोच ले, प्रति व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए एग्जांपल लेते हैं, अगर 10 करोड़ आबादी बिहार में है तो लगभग देखा जाए तो एक राउंड में 50% मान लेते हैं, तो 5 करोड़ से ज़्यादा क्या है उनके पास मोबाइल है। प्रति व्यक्ति है तो फिर घर में तो स्वाभाविक सब में होगा। फिर राज्य के हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। सोच लीजिए, यानी कि 3 में से 1 व्यक्ति के पास क्या है, इंटरनेट। यानी कि देखा जाए तो अगर हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति है तो घर में तो इंटरनेट पहुंच ही गया। अगर मान लीजिए घर में 3 परिवार का भी लोग हैं मिनिमम, पति पत्नी बच्चे, तो 1 मोबाइल तो फिक्स है, उनके पास इंटरनेट है ही है। तो मुझे लगता है हर घर में डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल बिहार बन गया है। बिहार में साइबर के अपराध से निपटने के लिए साइबर पुलिस भी बनाया गया है। तो देखिए साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 44 साइबर पुलिस थाने, यानी कि 44 साइबर थाने जो है सो स्वीकृत किए हैं। और यह सभी यानी 44 के 44 जून 2023 से चालू है। यानी कि देखा जाए तो साइबर अपराध क्या होता है, यही बैंक से पैसा निकलवा लेना, धोखाधड़ी करना, ये सब क्या है, किसी की मोबाइल छीना गया तो सब ट्रैक करना, सब क्या साइबर से ही तो किया जाता है। तो साइबर जाइए, आप हेल्प लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। एक बार याद है कि हम तो बिहार में अभी सुने हैं, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे भोपाल से, तो वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं, अभी भी हैं, तो उनका मोबाइल और लैपटॉप पर सब चोरी हो गया था। तो चोरी हो गया तो कैसे हुआ कि खिड़की से निकाल लिया कुछ लोग आके रात में। तो फिर जब वो गए क्लेम करने के लिए, तो साइबर थाना गए थे भोपाल में, तो वहाँ जाके जब वो कंप्लेन किए
तो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि ये 31 दिन बाद उनकी सभी चीज़ वापस आ गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने को गया कि सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है, तो अपना बिहार में भी दिखेगा। चलिए, तो अब देखते हैं ई शासन देख लिए। ई शासन तो क्या है, स्वाभाविक है, ई शासन कर रहे हैं इसे। अब आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे, ऊर्जा क्षेत्र। देखिए ऊर्जा क्षेत्र, राज्य में ऊर्जा की जो खपत है, ऊर्जा मतलब बिजली, ऊर्जा में राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में 329 यूनिट है। सोच लीजिए, एक बार जान लीजिएगा, ये महीने का नहीं है, एक साल में एक व्यक्ति 329 यूनिट खपत करते हैं ऊर्जा। फिर 2021-22 में 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से एवं 69% ताप विद्युत से। देखिए यहाँ पे एक है टेक्निकल वर्ड, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा होता है जैसे कि ऐसा नहीं है, देखिए आजकल ऐसा कोई ऊर्जा ही नहीं जिसमें कार्बन कुछ न कुछ मात्रा में नहीं हो, वो होगा ही। जैसे लोग कहते हैं सोलर एनर्जी में जो है सो कार्बन नहीं निकलता है, तो ऐसा नहीं है। और नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब वैसा ऊर्जा जो बार बार रिजनरेट होते रहेगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ताप विद्युत, थर्मल एनर्जी, थर्मल प्लांट, उसमें क्या होता है, कोयला से बिजली उत्पन्न करते हैं। तो कोयला कब तक रहेगा, एक टाइम आएगा कोयला तो ख़त्म हो जाएगा। जब कोयला ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, संसाधन ख़त्म। क्योंकि संसाधन का दोहन कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। मानव किस लिए करता है, अपनी इच्छा के लिए करता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। इच्छा क्या है, हमें बिजली चाहिए, हमें पंखा चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए। तो क्या है, जो मानव की आपूर्ति है ना, और इसके लिए क्या करते हैं, दोहन करते हैं कहीं ना कहीं प्राकृतिक से। तो ये सब को कहीं ना कहीं बिजली उत्पन्न जो करते हैं कोयला से, इसको बहुत कम मात्रा में करना है कि कोयला जो है सो CO2 को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं इसको कम करना है। इसको कम करेंगे तो स्वाभाविक इसको उठाएंगे। तो इसको उठाने के लिए क्या होगा, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी हो गया। ये सब क्या, इस सब से जो बिजली बनाते हैं, पानी से जो बनता है बिजली, पानी मतलब क्या, हाइड्रो से, उससे बनता है। विंड एनर्जी से, देखिए हम कभी पहाड़ पहाड़ में बड़े बड़े विंड लगा होता है, उससे नड़ता है, उससे बनता है बिजली। फिर सन से ही बिजली बनता है। तो ये सबसे बनाने के कुल मिला के भारत 31% जो है सो नवीकरणीय ऊर्जा है, और 69% जो है सो तापीय विद्युत ऊर्जा है, जो कि कोयला आधारित है, थर्मल प्लांट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य है। स्वाभाविक है, हम लोग जो है सो क्लाइमेट चेंज जो होते हैं उसमें जब आए थे IPCC में, शायद यही है, मतलब जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो मीटिंग होते हैं, उस पर जो है सो क्या बात की है, हम लोग कहीं ना कहीं बात किए हैं ना कि भारत को 2070 तक कार्बन जीरो पर लेके आना है। कार्बन जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने देश में कार्बन को उत्पन्न नहीं करें, उत्सर्जन ही नहीं करें, ऐसा नहीं है।
कार्बन उत्सर्जन तो होगा, लेकिन जितना होगा उतना उसको किसी भी माध्यम से ख़त्म करना है। जैसे या पेड़ लगा के ख़त्म करना है, या ऑक्सीजन को जो नहीं होता है कि CO2 को सक करने वाला, जो भी जिस जिस विधि से कीजिए, टेक्नोलॉजी की विधि से कीजिए, या फिर आप यही नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ा दीजिए, विद्युत ताप को घटा दीजिए। इसी से सबसे क्या करना है, जीरो पर लेके आना। जीरो मतलब कि जितना उत्पन्न हुआ उतना खत्म हुआ, बराबर आ जाना चाहिए। तो उसी के लिए खत्म तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कार्बन जीरो का मतलब होता है कि नहीं कार्बन उत्सर्जन ही ना हो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई देश ये नहीं चाहेगा कि हम, कोई देश लिख कर नहीं सकता कि हम कार्बन तन थोड़ा भी नहीं उत्पन्न करते। उत्पन्न तो करता है, लेकिन जितना करता है उतना खत्म कर देना है। तो चलिए, ये तो हो गया इसके क्षेत्र में, 10वां नंबर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 11 नंबर पे है, 11वां पॉइंट है, इसको बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। देखिए, राज्य में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 118.9 लाख हो गई है। इतने लोग क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं। राज्य में बैंकों द्वारा कुल बकाया ऋण के प्रतिशत में अनिष्पादित परिसंपत्ति जिसको बोलते हैं एनपीए का आकार हाल के वर्षों में लगातार घटा है। देखिए, यहाँ पर क्या है, एनपीए हम समझाते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं बताएंगे। एनपीए पे बहुत अच्छा क्लास होता है इकोनॉमिक्स में। एनपीए उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बैंक से हम एक आदमी जाते हैं और लोन लेते हैं, ठीक है। तो लोन लेते हैं तो ईएमआई भरते हैं। ईएमआई तो क्या होता है कि हर महीने ईएमआई जाता है। अगर हम गए लोन लेने के लिए, हम मानते हैं कि इस महीना ईएमआई नहीं भरेंगे, ठीक है। तो जानते हैं आजकल वसूली के लिए बैंक प्राइवेट से लोग रखता है, गलत गलत तरीके से बात करता है, आगे किसी तरह ही लेता है। कहीं ना कहीं इसी कारण से घट रहा है एनपीए। लेकिन अब क्या होता है कि एनपीए जो है सो सरकार से मतलब बैंक से तो लोन लिया, लेकिन हम जमा नहीं किया मान लीजिए, और वो ऋण 3 महीने तक अगर जमा नहीं करते हैं, यानी कि 90 दिन तक जमा नहीं करते हैं, जो भी ईएमआई करता है जो भी, तो 90 दिन के बाद वो क्या कहलाता है, एनपीए में चला जाता है। बस ये सिंपल सी याद रखिए। बाकी इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, एनपीए क्या है, एनपीए कैसे चलाता है, बहुत है, लेकिन इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें बात करने के लिए आएंगे इकोनॉमिक्स लेके, तो और कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो ये बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर पे, मानव विकास। आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि सोच रहे हैं आज ख़त्म ही कर दे आर्थिक संरक्षण। देखिए, मानव विकास,
बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से 1.4 वर्ष बढ़कर 2016 से 20 में 69.5 वर्ष हो गया है। यानी कि देखा जाए तो बिहार का औसतन एक व्यक्ति जो 2010 से लेकर 14 साल के बीच में जो जीता था, लगभग मान लीजिए 68 साल, वही थोड़ा सा बढ़ के 69 साल जी रहे हैं। तो यानी कि थोड़ा सा बढ़ापड़ी हुआ। कितना बढ़ा है? तो 1.14। कब से? 2010 4 से लेकर 2006 से 9 तक के बीच में। समझे? और आगे देखते हैं। बिहार में संस्थागत प्रसव में 56.3% की वृद्धि हुई, जो 2005 से 6 के 19.9% से 2019 से 20 में 76.2% पहुंच गया है। ये कौन सी समझने में आ रही? देखिए, जब हम डिलीवरी होता था एक माँ का, मान लीजिए एक महिला डिलीवरी के लिए जाते हैं, तो पहले डिलीवरी आमतौर से देखे हैं कि घर पे ही हुआ था। 2005 से पहले ज़्यादातर मात्र कितने लोग पहुंचते थे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल? मात्र 19.9%, 2004-5-6 में। लेकिन आज क्या हुआ? सरकारी अस्पताल है, ब्लॉक में है, लगभग व्यक्ति यानी कि 76%, लगभग शायद 76% से प्लस में लोग पहुंचते हैं कहाँ? प्रसव करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो कितनी सुधार की बात है? लगभग 56.3% की वृद्धि हुई है। ये अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत चीज़ देखा जाता है कि डिलीवरी समय, प्रसव के समय क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे गांव में होते थे, अपने गांव में होते थे, आप लोग शायद जो भी तैयारी कर रहे होंगे उस समय तो याद नहीं होगा, लेकिन हम लोग देखे हुए हैं कि जब होता था ना, बहुत लोग प्रेशर डिलीवरी के समय ही मर जाते थे। इतना पेन, फिर क्या बोलते हैं, पानी की कमी, जो भी चीज़ नीड होता था वो होता था। फर्स्ट एड किट जो होते थे उस समय वो कुछ भी नहीं था। बस एक महिला अपना ही जो थे एक्सपीरियंस लोग वही से करवाते थे। तो उसमें ना बच्चे के स्वास्थ्य, बच्चे हुआ तो बच्चे के समस्या आ गई, या फिर हुआ तो मतलब माँ की समस्या आ गया। तो इसीलिए अब क्या है कि लोग सुरक्षा के लिए, बच्चे से लेके और माँ के लेके दोनों की सुरक्षा होने के लिए पहुँचते हैं कहाँ? अस्पताल में। और निश्चित रूप से अस्पताल में अच्छा से होता है, प्रॉपर होता है। और सरकार तो उसके लिए योजना भी लेके आए हैं कि फर्स्ट डिलीवरी पेमेंट मिलता है, 1400 मिलता है बिहार में। तो ऐसा नहीं है। तो एक ये भी रीज़न है बढ़ने का, और भी रीज़न हो सकता है। तो ये हुआ। और भी इसमें एक पॉइंट है, हम नोट कर लेते हैं, ज़्यादा इसी में कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हम नहीं जाएंगे आगे। देखिए क्या है कि कह सकते हैं राज्य में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर, छीजन मतलब होता है एक तरह से, अगर देसी भाषा में बोले, छीनना। छीनना मतलब कह सकते हैं कि पढ़ाई से दूर होना, पढ़ाई छोड़ देना कुछ चीज़ में। तो इसका मतलब क्या होता है? पढ़ाई छोड़ने की दर गिर कर
शून्य हो गई है। उच्च प्राथमिक सृजन दर 2022-23 में 2.7% है। अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पहले क्या था कि लोग जन्म हुआ, बच्चा हुआ, बच्चे को स्कूल नहीं मिला, स्कूल नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया, पढ़ाई ऐसे ही रह गया बिना स्कूल गया हुआ। और आज के अब क्या हुआ है कि माता पिता जो हैं अपने पढ़े या ना पढ़े होंगे, लेकिन पेरेंट्स जो है सो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाते हैं। तो इसके लिए प्राथमिक शिक्षा में तो हर बच्चा जाता है, यानी कि अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो प्राथमिक ज्ञान नहीं लेता है, समझे। और उसके बाद जो उच्च शिक्षा स्तर होता है, उच्च प्राथमिक स्तर होता है, 8 क्लास 9th क्लास में जाते हैं, तो उसमें भी जैसे लगभग 3% कह सकते हैं कि अभी भी शिक्षा नहीं लेता है। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं शिक्षा की ओर, वैसे वैसे घटते रहता है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में 1 क्लास नर्सरी आगे 1 तक 5 तक तो लोग पूरा रहता है, फिर 5 से 8 में आता है तो थोड़ा कमता है, फिर 8 से 10 में आते हैं थोड़ा कमता है, बोर्ड हो गया कितना को। अभी भी गाँव में देखते हैं 10th क्लास हो गया और शादी हो गया, शादी कर देते हैं बच्चे लोग को। बच्चे मतलब क्या, मतलब हम लड़की लोग को बोल रहे हैं। और कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ लड़कों को भी शादी कर दिया जाता है, जो ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन ये गलत है, इस पर स्टेप नहीं उठाना चाहिए सॉरी। और सरकार को नहीं तो कम से कम गाँव के जागरूक लोग को उठाना चाहिए कि बस कम एज में शादी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, उनका ही मजबूरी है, समस्या है, बहुत सारे गरीब परिवार है, तो इसीलिए क्या करते हैं, बच्चे को शादी कर देते हैं। फिर 10th से 12th में जाते हैं तो कुछ लोग और कम जाते हैं, फिर 12th से जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, कुछ लोग और कम थे। लगभग ग्रेजुएशन जाते हैं तो सब तो ठप हो आते हैं। देखा जाए तो हमको बहुत कम परसेंट है जो मास्टर करना चाहते हैं, बहुत कम परसेंट है जो मास्टर करना चाहते हैं। और पीएचडी की तो बातें छोड़ दीजिए, अगर मास्टर गलती से भी कर लिए तो पीएचडी इक्का दुक्का होगा। हमको शायद लगता है कि गाँव में, किसी गाँव में 1-2 पीएचडी वाले लोग निकल जाएंगे। बाकी हम ये नहीं कहते हैं कि जैसा मेरा गाँव वैसा ही आपका गाँव हो भी सकता है बहुत लोग पीएचडी, लेकिन जहाँ तक हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं। तो यही है, पढ़ाई जैसे जैसे उच्च स्तर पर पहुँचते हैं लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। चलिए आज हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट है बाल विकास, 13 नंबर पर है बाल विकास। बाल का विकास, बच्चा का विकास कैसे, देखिए 2021 में बिहार की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह की आबादी 42%, जबकि 0 से 6 वर्ष उम्र समूह की आबादी 16% है। यानी कि इसी में आ गए 6 साल का ये लोग कि हाँ 0 से 18 वर्ष है, तो 42% लोग हैं। यानी कि न्यू बिहार बनाने का इन्हीं में ज़्यादा जज्बा होगा, ये चाहेंगे तो बिहार को पूरे बदल सकते हैं। बाकी देखेंगे तो देश कंपेरिजन कर लेते हैं, देश में कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है। सोचिए, जितना बिहार में बच्चे, जितना देश में बच्चा है, उस देश के टोटल करने के बाद 12% बच्चा केवल बिहार का ही है। 2017 से 22 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 19.5% की वार्षिक दर से
बढ़ा है। यानी कि बिहार सरकार जो है सो 17 से 22 में लगभग जो है सो बच्चों पर कितना व्यय खर्च करते हैं, 100% जो खर्च होता है उसमें से 19.5% बच्चों पे खर्च होता है। बच्चे मतलब ये आ जाएगा इसमें से 0 से 18 वर्ष तक का। तो ये हो गई। अब बोलिएगा क्या, तो शिक्षा हो गया, सामाजिक स्तर हो गया, आर्थिक हो गया, सब से जुड़ गए, इसमें ऐसा नहीं है। अब जो कि टॉपिक के लास्ट टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 288.31 लाख पौधे लगाए गए। कितने? इतने लाख पौधे लगाए गए। किसके तहत? ये जल जीवन हरियाली के तहत अभियान, जो कि बिहार सरकार का अभियान है। फिर बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, यानी कि गर्मी काफ़ी और ठंडी हल्की है। एक कॉन्सेप्ट बताइए कि जहाँ पे ज़्यादा धूप होता है, जैसे रेगिस्तान की हम बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा होगा? बताइएगा, एक कंसेप्ट आप बताइएगा। राजस्थान में ठंडी ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होता है, दोनों क्यों होता है? फिर नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2022 में 349.1 मिलीमीटर 849.1 वर्षा हुई है। यहीं के आगे में औसतन 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। देखिए, भारत में लगभग 90% बारिश जो होता है दक्षिण पश्चिम से होती है। दक्षिण पश्चिम कैसे? अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर बात करें कि ये भारत है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भारत है, छोटा सा बात है, छोटा सा, देखिए ध्यान रखिएगा, भारत अभी नहीं बना उतना, ये भारत है। तो भारत को अगर हम बीचे बीच बांटते हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है? नॉर्थ, ये क्या होता है? साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इधर से जो हवा चलती है ना, इधर वाली मानसून,
ये भारत के 90% वर्षा करवाती है। एक होता है उधर से, तो इधर से क्या होगा, वेस्ट मतलब देखिए ये दक्षिण, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आती है, इसमें भारत में लगभग 90% वर्षा कर देती है। लेकिन कम कहाँ करती है, तो इधर, इधर बहुत कम करती है, इधर तमिलनाडु पर। इसलिए तमिलनाडु ठंडी में बारिश बहुत होती है कि लौटता हुआ मानसून खूब गरजती है, बारिश कर देती है। ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम ज्योग्राफी में। वर्ष जो हम बता चुके हैं, वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने का लक्ष्य है। तो ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण ख़त्म। बिहार के 14 पॉइंट में हमने डिस्क्राइब किए हैं। लगभग 3 क्लास में पूरा आर्थिक सर्वेक्षण ख़त्म कर दिए हैं। तो 3 क्लास या 4 क्लास होगा, आप देख लीजिएगा। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज की क्लास बहुत लंबा हुई है, तो हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग की जो है सो कम से कम इतना तो बनता है कि सपोर्ट, शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने लोग वीडियो देखते हैं कम से कम उतने लोग लाइक कीजिए, नहीं तो केवल एक बार व्यू देख के छोड़ देना ही नहीं है। एक बार आप पढ़िए इसको, देखिएगा कि पेन कॉपी से पढ़ाने के बाद इतना अच्छा से लिखाना, नोट्स बनवाना, प्रिपेयर करवाना। मानते हैं नोट्स करंट टाइप का है, 1 साल में ही होता है, लेकिन 1 साल में जो अभी 2025 में इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, उससे पहले बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आएंगे और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा, बिहार में जाके एग्ज़ाम देने के बाद आइएगा, अगर आर्थिक सर्वेक्षण से कोई क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर इसमें रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का सपोर्ट बने रहे, ऐसे ही बने रहे तो हम बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।